Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you are fine. And आपने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है। तो हम जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है अभी हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इस केस में हमने लिटरेसी रेट पढ़ लिया है, वी हैव गॉन थ्रू विद लिटरेसी, तो हम आज करेंगे। हमने सेक्स रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया है। ऑक्यूपेशनल सेकंड वन वाज एज स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है। एज सेक्स पिरामिड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट लिटरेसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेसी रेट डेफिनेशन क्या है एंड इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि जो लिटरेसी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री के लिए और ये क्या इंडिकेट करती है किसी कंट्री के बारे में। इसके साथ साथ विल ट्राई टू नो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लिटरेसी रेट को इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से किसी भी कंट्री का लिटरेसी रेट हाई है और किसी भी कंट्री का लिटरेसी रेट हमारे पास लो है। सो विल ट्राई टू नो अबाउट ऑल दिस थ्रू दिस वीडियो, देन विल गो फर्दर। हम इसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री के अंदर लोग किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हीं को हम लोग उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोल देंगे। और इससे पहले हमने एज स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। वी टॉक्ड अबाउट 0 से 15 ईयर्स, वी टॉक्ड अबाउट द चिल्ड्रन। 0 से 14 हमने चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कस किया था। 15 to 59 हमने डिस्कस किया था, ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन होती है। सो द पार्ट ऑफ 15 to 59 तो हम डिस्कस करेंगे किसी भी कंट्री में जो है वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किन किन क्या क्या होता है, किन किन चीजों में लोग वर्क कर रहे हैं और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कैसे क्लासिफाई किया गया। विल टॉक अबाउट ऑल दिस। लेट अस स्टार्ट। पढ़ने का तरीका सेम वही रहेगा। टेक योर बुक एंड रीड बुक विद दिस वीडियो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रिपेयर योर नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। जिनको प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन नोट डाउन द मेन पॉइंट्स फ्रॉम हियर और इन पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और हमारे क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ लिटरेसी, लिटरेसी है क्या? भाई सिंपल सी बात है, समथिंग इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। किससे रिलेटेड हमारे पास है? एजुकेशन है। तो इंडिया में एजुकेशन और वर्ल्ड के अंदर जो लिटरेसी की जो डेफिनेशन दी गई है वो हम आज पहले डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूएनओ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या आपका साक्षर वह व्यक्ति है जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु का है। मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो आदमी 15 साल या उससे ज्यादा एज का है और जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एज 15 ईयर्स और अबव, सिंपल सेंटेंसेस किसी भी एक लैंग्वेज में अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, इवन समझ सकता है, तो वो हमारे पास लिटरेट कहलाएगा। ये यूएनओ की डेफिनेशन है। इसमें 3 क्राइटेरिया हमें ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई क्रैमिंग वाली बात नहीं है हमारे पास। तो एज इज 15 ईयर्स, can understand one language, read, write and understand. One language, एक language he can read, write or understand is a literate person. A person who is in the age of 15 and above can understand one language and can read or write also is known as a literate person. इंडिया के अंदर जो डेफिनेशन दी गई वो कुछ और है। इंडिया में क्या बोला गया है, जो हमारा इंडिया सेंसस जो हमारा करते हैं जनगणना के अनुसार क्या है, 7 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति। यहाँ पे देखिए एज चेंज होगी हमारे पास, वो व्यक्ति जिसकी एज 7 ईयर है या उससे ज्यादा है, राइट। किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है और किसी भी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने के योग्य है, साक्षर है, और भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, और सिंपल जो कैलकुलेशन होती हैं उनको करने की, परफॉर्म करने की, समझने की जिसके अंदर क्षमता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। दीज 2 डेफिनेशंस आपको राइट डाउन भी करनी है और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई द लिटरेसी रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। फर्स्ट, किसी भी कंट्री का लिटरेट होना क्या शो करता है, क्या दिखाता है? इंडिकेट सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
किसी भी कंट्री के अंदर अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो नो डाउट द कंट्री विल बी द डेवलप, वो कंट्री क्या होगा, हमारे पास डेवलप होगा। रीज़न क्या है, पढ़े लिखे होने की वजह से लोगों को जो उच्च कह सकते हैं आपका रोजगार है उनमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, प्रौद्योगिकी का विकास होगा और ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कह सकते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कंट्री के डेवलपमेंट में क्या करेंगे, आपका योगदान देंगे। बहुत सिंपल है, एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छे से जॉब करेगा, अपने कंट्री के जीडीपी में इंक्रीमेंट करेगा, तो जो इकोनॉमिक स्टेटस वो कंट्री का क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसके साथ साथ पॉपुलेशन की क्वालिटी भी शो करता है, लिटरेट ज्यादा है या फिर लिटरेट होंगे तो उनपे सिंपल सी बात है, मोस्टली जो पीपल होंगे वो इलिटरेट होंगे तो मोस्टली पीपल क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं उनमें वर्किंग करेंगे, जबकि लिटरेट पर्सन विल ट्राई टू गेट जॉब इनटू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, अपना खुद का बिजनेस ट्रेड वगैरह करने में वो सक्षम होंगे, तो वहाँ की क्वालिटी भी शो करेगा। एजुकेटेड होने की वजह से जो पीपल होंगे वो हेल्थ एजुकेशन इन सबके क्या करेंगे, आपका महत्व को भी समझेंगे हमारे पास। इट हेल्प्स इन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, और सबसे बड़ा कारण जो यही है, जिस भी कंट्री के लोग पढ़े लिखे हैं उनका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बार बार दिया है, जापान इज द कंट्री जिसने मोस्टली जो वर्क किया है अपने रिसोर्स पे किया है और रिसोर्स पे वर्क करके उनका डेवलपमेंट कर लिया है। तो एजुकेशन और लिटरेट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। पॉपुलेशन को क्वालिटी वाइज आपने पढ़ा था आपका कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह से होती है। क्वालिटेटिव मतलब लोगों की क्वालिटीज बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स। क्वांटिटेटिव का मतलब है सिर्फ लोगों की मात्रा बढ़ रही है, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। लेकिन एजुकेशन जो है वो क्या पुट करती है, लोगों के अंदर क्वालिटी पुट करती है और इससे वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसे बनेगी, क्वालिटी पॉपुलेशन बनेगी। और ह्यूमन रिसोर्स जो हम मानते हैं कि जो पॉपुलेशन हो किसी भी कंट्री का वेस्ट है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से एजुकेटेड कर दें, स्किल्स प्रोवाइड करवा देंगे तो वेस्ट ना हो के फिर वो क्या होगा, हमारे पास एक रिसोर्स बनेगा। तो ये हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग को और किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाने में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिटरेसी ऑफ अ कंट्री। नाउ आई होप यू गॉट इट कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्यों हमें लिटरेसी, इन अदर वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंस है लिटरेसी रेट की। डेवलपमेंट के लिए लिटरेट होना जरूरी है। अपनी हेल्थ एजुकेशन की, बहुत सिंपल शब्दों में, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज को समझने के लिए हमें लिटरेट पर्सन की जरूरत होती है। इसके अलावा एक वेस्ट जो रिसोर्स होता है उसको हम लोग सक्सेसफुली रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन एंड द टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास इसका बेनिफिट हो गया। अब ऐसे कौन से फैक्टर है किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन वो लिटरेट ज्यादा होगी या कम होगी। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने जैसे अभी पढ़ा था अर्बन पॉपुलेशन और हमने पढ़ा रूरल पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अर्बन पॉपुलेशन में हमने ये जाना कि वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कि गांव में रहने वाले लोगों की इनकम कम है और एजुकेशन आज देखते हैं अगर हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसको एज पर द अफोर्डेबल कंडीशन में रखना जरूरी होता है। जहाँ पे एजुकेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, रीजन दैट्स दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। और जहाँ पे एजुकेशन की कॉस्ट कम रहेगी वहाँ पे लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से अपने बच्चों को एजुकेशन क्या कर सकते हैं, आपका दिला सकते हैं। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा हमारे पास डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही सेम रिलेटेड है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, दैट मीन्स लोगों के पास पैसा है एंड इफ दे हैव मनी दे कैन स्पेंड ऑन एजुकेशन इजीली। इट्स एंड मोर ओवर गवर्नमेंट ऑल्सो विल हेल्प। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी तो हमारी हेल्प करेगी। अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगी एंड एजुकेशन इज वन ऑफ देम, और एजुकेशन उनमें से एक होता है। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन हम सबको पता है, एज आई टोल्ड यू, गाँव के अंदर वो सभी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जबकि शहरों में वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाती हैं जिससे बच्चे बड़े आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। तो आप बहुत सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि जिस कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन ज्यादा है तो वहाँ का लिटरेसी रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। रीजन की वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज जो लिटरेट पर्सन के लिए चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस, दे आर प्रोवाइडिंग इट। बड़े आराम से क्या करें, आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं आपका। नेक्स्ट वन एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है या नहीं है।
हमें हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा है, फॉरेन कंट्रीज में तो नहीं जाना, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं? और अदर फैसिलिटीज़ जैसे अगर आपका प्लेस ज़्यादा दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें, वो चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, किस लेवल की हैं, वो भी यहाँ पर इन अदर वर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। इफ यू वांट टू टेक एजुकेशन एंड वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाउ कैन वी गेट द एजुकेशन? सो उसके लिए हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटीज में, हम लोग ये ऐड भी कर सकते हैं हमारे पास कि जो कैंडिडेट्स बैकवर्ड क्लासेस से होते हैं उनको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई वांट टू टेक एजुकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आज के टाइम में देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा डेवलप होगा, ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा डेवलप होगा, बड़े आराम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाना और ले जाना बड़े आराम से हो जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका बड़े आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन, सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन। देखिए वुमेन की जो स्टेटस है वो डिपेंड करता है कि अगर वुमेन ज़्यादा लिटरेट हैं, दे विल ट्राई टू लिटरेट देयर चाइल्ड एज वेल, ठीक है। जहाँ पे वुमेन का स्टेटस लो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते हैं, और इस तरह से जो एजुकेशन है या लिटरेसी रेट है वो क्या करती है, हमारे पास इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी, एजुकेशन, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दूसरी साधन प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स बन गए हैं, अगर जो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको पब्लिक स्कूल्स और आपका जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स हैं उनमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाती है कैसे लोगों को लिटरेट किया जाए। दिस इज अबाउट द लिटरेसी रेट। ये हमारे पास किसी इसके बारे में था, लिटरेसी रेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इकोनॉमिकली एक्टिव कौन है? अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। कोई भी आदमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिकली एक्टिव कहलाएगा, और जो इन्वॉल्व नहीं है वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकली इनएक्टिव। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से जीविका उपार्जन करने वाला श्रम बल को आर्थिक दृष्टि से कार्यशील माना जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है एंड ही इज अर्निंग हिज लाइवलीहुड थ्रू दैट एक्टिविटी इज इकोनॉमिकली एक्टिव। इकोनॉमिकली इनएक्टिव हु डज नॉट परफॉर्म एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। तो मैंने जैसे बोला इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिकली एक्टिव जो पॉपुलेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारे पास? पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59, जो हमने एज ग्रुप क्लासिफाई किया था, 15 से लेकर 59 साल के लोगों को ही इकोनॉमिकली एक्टिव माना जाता है। इन इकोनॉमिकली इनएक्टिव जो हमने डिपेंडेंट पॉपुलेशन पढ़ी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमने पढ़ा था द चिल्ड्रन एज 0 to 14 ईयर्स एंड ओल्ड एज पर्सन, जैसे कि हमने 15 एंड अबव ईयर्स के पढ़ा। कोई पेंशन भोगी है जो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर, किसी भी तरह से जिसको पेंशन वगैरह मिल रही है, भत्ते मिल रहे हैं, तो वो इसके अंदर हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर काउंट नहीं होता, वो इकोनॉमिकली इनएक्टिव होता है। क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यूएनओ। अब यूएनओ ने क्लासिफाई किया है 8 के अंदर, अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट एग्रीकल्चर में वर्क करने वाला, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग में काम करने वाले लोग। दूसरे जो पॉपुलेशन है माइनिंग के अंदर काम कर रही है वो ऑक्यूपेशन एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। कंस्ट्रक्शंस, जहां पे भी हमारे पास जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होगी, वहां पर वर्क करने वाले को भी हम लोग क्या कहते हैं, आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले एक अलग से इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रखा गया है। ट्रेड है, उसको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर रखा गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रखा है। और इसके अलावा जो बच गए सारे अनक्लासिफाइड ऑक्यूपेशंस में रख दिया है। अनक्लासिफाइड ऑक्यूपेशंस में इनको क्या रखा हुआ है? अब देखिए ये यूएनओ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, और हम इनको रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है 4। वी हैव 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आता है? रिलेटेड टू द नेचर। नेचर जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया,
इसके साथ साथ माइनिंग को भी हम लोग इसमें रखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर रखेंगे। इसके साथ साथ गैदरिंग एक वर्ड आया था हमारे यहाँ पे, कलेक्शन एंड गैदरिंग वाला पार्ट है, ये भी हम लोग इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर रखेंगे। तो इन सबको इन्हीं के अंदर क्लासिफाई कर। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर का एनीवेयर देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग इज डन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर कोई भी काम चल रहा है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये अगर इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आ गया हमारे पास। तीसरा जो हमारे पास वो टर्शियरी एक्टिविटी, जितनी भी सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर जैसे हम लोग बात करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ट्रेड प्रोवाइड करवाना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हमारे पास हो गया, ये सारे किसमें आएंगे हमारे पास, these are comes under the tertiary activities। क्वार्टररीज एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास आते हैं द अदर अनक्लासिफाइड, जो हमारे पास जैसे कि फिलोसफर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, डिसीजन मेकर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, आपका हाई लेवल की पोस्ट हम लोग बात करेंगे, स्पेशली व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स में जितने भी लोग आते हैं वो किस में आते हैं, आपके क्वार्टररीज एक्टिविटीज, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर हमारे पास ये क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको दोनों ही रिमेंबर रखने हैं, आपके फर्स्ट अकॉर्डिंग टू यूएनओ भी आपको याद रखना है, और दूसरा इनको हमने रिड्यूस करके 8 जो क्लासिफिकेशन किया गया इनको 4 के अंदर हमने क्लासिफाई कर दिया है आपका, और दीज आर वेरी सिंपल, और ये हमारे पास के बहुत सिंपल से हैं। आई होप यू गॉट इट। सो आज हमने जो डिस्कस किया ये लिटरेसी रेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लिटरेसी रेट। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे रिप्लाई करना व्हाट्सएप पे, इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, मेल का क्या है और फीमेल का क्या है, आपको ये मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपकी क्वेश्चंस आंसर्स का वेट करूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।